एक ज़माने में एक प्यारा सा भालू था जो सिर्फ हनी का दीवाना था, लेकिन अब उसकी लाइफ में हनी नहीं हॉरर चल रहा है। विनी द पूह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में शहीद भगत सिंह वाला जो बदला प्लान बनाया है, उसमें ना ही लॉजिक है और ना ही ह्यूमैनिटी, सिर्फ चेनसॉ, खून और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के अलावा कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं ये बचपन बर्बाद कर देने वाली कहानी जिसका नाम है विनी द पूह, ब्लड एंड हनी। और हाँ, डिज्नी वाले शायद देख के रो रहे होंगे, पर उससे हमें क्या। कहानी की शुरुआत होती है एक डार्क नरेशन के साथ, जहाँ बताया जाता है कि 100 एकड़ घने जंगल में क्रिस्टोफर रॉबिन ने बचपन में विनी द पूह, पिगलेट और उनके बाकी दोस्तों को ढूंढ लिया था। ये सब क्रिएचर्स हाफ एनिमल्स और हाफ ह्यूमंस थे। रॉबिन इन्हें दूध पिलाता है, खाना खिलाता है और ये सब उसके बेस्टीज बन जाते हैं। लेकिन जब बड़ा होता है तो बंदा कैरियर और कॉलेज के चक्कर में जंगल छोड़ के चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम अपने जानवर दोस्तों को अपने रिज्यूमे में नहीं डाल सकते, पर इनके रिजल्ट्स बहुत ही भयानक होते हैं। उसी साल भूमि पूरी तरीके से बंजर बन जाती है। ये लोग भूख से मरने लगते हैं और ये भूख स्लोली साइको भूख बन जाती है। एक दिन एक्सट्रीम भूख में ये लोग अपने ही दोस्तों को खा जाते हैं, जिसमें पूह और पिगलेट के अलावा कोई नहीं बचता। जी हाँ, कैनिबलिज्म का वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री वर्जन चल रही होती है। और फिर इन्होंने डिसीजन लिया, इंसानों से कोई अटैचमेंट्स नहीं, खासकर क्रिस्टोफर रॉबिन से। इंसानों से कोई दोस्ती नहीं, सिर्फ बदला और फुल ऑन खतरनाक मोड। फिर कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ क्रिस्टोफर रॉबिन अपने गर्लफ्रेंड मैरी को जंगल घुमाने ले आता है। एकदम बॉलीवुड वाइब्स, जैसे बंदा कहना चाहता हो मैं तुझे अपने बचपन की दुनिया दिखाना चाहता हूँ, लेकिन बेचारा भूल गया कि ये जंगल अब बालू वाला मोगली जंगल नहीं रहा, ये तो मर्डरवुड बन चुकी है। मैरी को लगता है कि सब झूठ है, कि क्या भालू क्या टॉकिंग पिग, सब इमेजिनेशन है। बहुत देर तक सफर करने के बाद भी जब वो इन्हें नहीं ढूंढ पाते और हार मानने वाले होते हैं, तभी किसी की आवाज आती है। रॉबिन कहता है कि ये तो पूह की आवाज है। आवाज के पीछा करते हुए वो उनकी ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। दरअसल ये वही जगह है जहां बचपन में रॉबिन उनके साथ खेला करता, पर यह जगह अब पहली जैसी नहीं रही। यहाँ इंसानों के कंकाल है, जिन्हें देखकर मैरी थोड़ी सी घबरा जाती है। यहाँ पर क्रिस्टोफर रॉबिन की एक छोटी सी तस्वीर होती है जिसे क्रॉस किया गया है। वो समझ जाते हैं कि डाल में कुछ काला है। वो यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी किसी के चलने की आवाज़ आती है। ये दरअसल पूह है, जो रूम में एंट्री करते ही बिस्तर पे ऐसे लेट जाता है मानो जैसे 9 to 5 जॉब करके अभी लौटा हो। इसी बिस्तर के नीचे ये दोनों चुपचाप छुपे होते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है, वो गहरी नींद में है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ये दोनों पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक पिगलेट आता है, जो अपनी भारी मेटल चेन से मैरी की गला घोंटने लगता है। रॉबिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि देख यार, ये मैं हूँ तेरा दोस्त, उसे छोड़ दे। लेकिन पिगलेट तब तक नहीं रुकता जब तक मैरी की सांसें रुक नहीं जाती। रॉबिन बिल्कुल शॉक में है, कहता है ये क्या कर दिया तूने। ना समझो की वजह से रॉबिन को यहाँ से भागना पड़ता है। रास्ते में पूह उसके सामने आता है, जिसे वो समझाने की कोशिश करता है कि देख यार, पिगलेट पगला गया है। लेकिन पूह बस क्रीपी स्टेयर देता है, मानो जैसे नेटफ्लिक्स का विलेन हो। रॉबिन समझ जाता है कि दोनों ही अपने बचपन की यादों की वजह से पगला गए हैं, पर इससे पहले ये पागल यहाँ से भाग पाता, ये दोनों पागल उसे उठाकर ले जाते हैं अपने बचपन के दोस्त से बिना कोई समझौता किए। पूरे शहर में इस 100 एकड़ जंगल को लेकर बहुत खौफ है। सबको पता है कि जो भी इस जंगल में जाता है दोबारा वापस नहीं आता, चाहे वो हगने गया हो या मूतने या फिर जंगल में मंगल करने। खैर, इसके बाद कहानी में आते हैं कुछ नए कैरेक्टर्स। कुछ लड़कियों की टोली प्लान करते हैं एक रिलैक्सिंग ट्रिप एक केबिन में, जो इसी 100 एकड़ जंगल के आसपास है। इनकी इरादा ठीक वैसे ही है जैसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटियों की होती है। रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे, इंस्टा रील बनाएंगे, मरेंगे और एक दूसरे की मारेंगे भी। ये तो होना ही था। माफ करिए सर, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, वरना यूट्यूब बिना तेल के हमारी मार सकता है। वैसे केबिन बिल्कुल सही जगह पे है, बाहर क्रीपी जंगल और पास में कोई सिविलाइजेशन नहीं। इसी जंगल के आसपास एक लड़की को दिखाया जाता है जो रास्ता भटक गई होती है, यानी इसके लौड़े लगना तय है। पिगलेट इसी को टपकाने की फिराक में है। मोहतरमा अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन आखिर में पकड़ा जाती है। पिगलेट इसके कपड़े उतार कर सीधा मशीन के अंदर डाल देता है। इधर ये दोनों एक दूसरे के अंदर डालने के फिराक में है। हालांकि इनके पास डालने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने उंगलियों के। एक बार हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर रॉबिन अभी भी जिंदा है। रॉबिन उसे समझाने की कोशिश करता है, याद दिलाता है उनके बचपन की यादें, किस तरह से वो खेला करते। लेकिन इन्हीं सब यादों की वजह से वो और भी ज्यादा पगला जाता है।
और रॉबिन पर कोड़े बरसाना शुरू करता है। दूसरी तरफ केबिन ट्रिप में आई लॉरा इतनी रात होने के बावजूद हॉट टब में स्नान कर रही होती है, जिसमें इनकी तन से ज्यादा स्तन पे फोकस है, जबकि इन्हीं के पीछे की तरफ पू खड़ा है जिसकी फोकस सिर्फ इन्हीं पे है। लॉरा अपने सेल्फीज में देखती भी है कि कोई उसके पीछे खड़ा था, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दोबारा अपनी खुली तन बदन लेकर आराम करने लगती है। तभी अचानक उसके पीछे से पू और पिगलेट आते हैं जो उसे दबोच लेते हैं। इसके बाद वो उसे ऐसे बांध देते हैं मानो जैसे इरोटिक शूट होने वाला हो, पर ये इरोटिक उस इरोटिक से काफी अलग है। वहाँ सफेद चीजों की बारिश होती है और यहाँ खून की। पिगलेट इसे पकड़ कर रखता है जबकि पू इसकी सर पर गाड़ी चढ़ा देता है। अफसोस की बात है, इंस्टारील बनने से पहले ही मर गई बेचारी। उसके चिल्लाने की आवाज से जेस और मारिया इसी तरफ आते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें यहाँ पर उसकी लाश के अलावा कुछ नहीं मिलता। इससे वो डर जाते हैं और चले आते हैं सीधा केबिन के अंदर, जिसके दरवाजे पे खून से लिखा गया होता है गेट आउट। और शायद वो केबिन के अंदर भी आ चुके हैं। उनका शक बिल्कुल सही होता है, वो अंदर आ चुके हैं। इससे उनकी फटके 4 से 64 हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने बचाव के लिए वो हथियार ढूंढना शुरू करते हैं। मारिया के पास एक बंदूक है जिसे लेने वो ऊपर के कमरे में जाती है, जबकि जोई और एलिस जाते हैं किचन की तरफ। वहां से वो एक नाइफ और हथौड़ा उठा ले आते हैं। फिर ये दोनों जाते हैं स्विमिंग पूल की तरफ जो पीछे की तरफ है। वो पीछे की दरवाजा बंद करना चाहते हैं। इसी तरफ पिगलेट भी जा रहा होता है जो फिलहाल मारिया के निशाने पे है, लेकिन वो उस पर गोली नहीं चलाती। मुझे नहीं पता क्यों। वो यहाँ आते ही एलिस को नीचे गिरा देता है, जबकि जोई डर के मारे स्विमिंग पूल पे गिर जाती है। पिगलेट बेहोश एलिस को टपकाने ही वाला होता है, लेकिन जोई कहती है मेरी जान को छोड़ दे। इससे पिगलेट की ध्यान बढ़ जाता है। फिर वो इसे मारने के लिए स्विमिंग पूल पे उतर जाता है, पर यह मोहतरमा जितनी चिल्लाती है उतनी भागने की कोशिश नहीं करती। एकदम आसान शिकार जैसे हम किसी की बन चुके थे। पिगलेट अपने हथौड़े से उसकी सर फोड़ देता है। पिगलेट के यहाँ से निकलने के बाद ये दोनों स्विमिंग पूल की तरफ आते हैं, जहाँ जोई की डेड बॉडी पूल पे तैर रही होती है, जबकि बाहर की तरफ वो एलिस को उठाकर ले जा रहा होता है। मारिया और जेस इनके पीछे जाना शुरू करते हैं और इनके पीछे वो इनके अड्डे तक भी पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही वो एलिस को आज़ाद कर देते हैं। फिर यहाँ से निकलने की तैयारी में होते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आती है। ये तीनों जाकर देखते हैं, दरअसल ये रॉबिन है जिसकी हालत फिलहाल बहुत ख़राब है। ये तीनों मिलकर उसे खोल देते हैं। तभी एक और लड़की की आवाज़ आती है, इसीलिए रॉबिन पहले उसे बचाने के लिए कहता है। ये तीनों उस लड़की के पास पहुंचकर देखते हैं कि उसे जंगली जानवर की तरफ बांधा गया है। लड़की का कहना है कि ये सब उसके साथ सुअर जैसे दिखने वाला किसी जंगली जानवर ने की है। दरअसल वो पिगलेट की बात कर रही होती हैं। आज़ाद होते ही वो पहले अपना चेहरा देखती हैं, जिसे देखते ही मानो जैसे वो पागल हो जाती हैं। बदले की आग में जलना शुरू हो जाती हैं। वो मारिया की बंदूक उठा लेती हैं। इसके बाद वो पिगलेट को ललकारना शुरू करती है और इतनी जोश में है कि खामोखा एक गोली भी चला देती है। आवाज़ें सुनकर यहाँ पिगलेट पहुंच जाता है, जब फिलहाल इसे टपकाने के फिराक में है और ये मोहतरमा भी उसे ही टपकाने के फिराक में है। दोनों ही सेम कॉन्फिडेंस के साथ। मोहतरमा जब पिगलेट को मारने के लिए ट्रिगर दबाती है तो गोली नहीं चलती। दरअसल बंदूक में सिर्फ एक ही गोली था जो उसने हवाबाजी में उड़ा दी थी। खैर उसके पीछे की तरफ पू खड़ा होता है, जो पहले तो इसकी चेहरे पे शहद डालता है और फिर पिगलेट अपनी दांतों से उसकी चेहरे की ऐसी हालत करता है कि वो दोबारा किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। ऐसे भयानक कारनामे देखकर मारिया और जेस यहाँ से भागना शुरू करते हैं, जबकि एलिस यहीं पर रुक जाती है जोई की बदला लेने। पू पहले ही इनके पीछे जा चुका होता है और जब पिगलेट इनके पीछे जाने की कोशिश करता है तभी एलिस अचानक उसकी सर पे हथौड़ा मार देती है। इसके बाद वो उसे चैन से बांध देती है और फिर अपना बदला लेना शुरू करती है अपने सारे दोस्तों के नाम से। आखिरी बार वो इसकी सर पे इतनी जोर से हथौड़ा मारती है कि पिगलेट सीधा जमीन पर। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पू, जो मारिया और जेस के पीछे भाग रहा था, वो इन्हें छोड़कर पिगलेट की तरफ यानी अपने ठिकाने की तरफ दौड़ पड़ता है। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि उसकी फ्रेंड की सामत आ चुकी है। उन्होंने बिल्कुल सही समझा। पू यहाँ आते ही अपना तलवार एलिस के मुंह के आर पार कर देता है। मारिया और जेस अपने दोस्त को बचाने आए थे, वो ये सीन देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन पू भी इन्हीं के पीछे भागना शुरू करता है। ये दोनों अपनी जान हथेली में लेकर ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे आपका दोस्त अपनी जिम्मेदारी से। रास्ते में इन्हें गाड़ी आती हुई दिखती है, जिन्हें ये मदद के लिए रोक देते हैं।
ये लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लड़कियों के सामने हीरो बनने की मौका कौन छोड़े। ये लोग पू को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब ये लोग उसे मारना शुरू करते हैं, लेकिन इससे भी उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब पू इन्हें मारना शुरू करता है तो इन्हें बहुत फर्क पड़ता है। इसकी एक ही थप्पड़ से इनकी हालत खराब हो जाती है, दोबारा उठने के लायक नहीं रहते। मारिया जल्दबाजी में उसी पर गाड़ी चढ़ा देती है, लेकिन ये खतरों के खिलाड़ी गाड़ी के नीचे आने के बावजूद भी उन्हीं के गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद वो गाड़ी के शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिससे बचने के लिए मारिया ब्रेक लगा देती है। इससे पू दूर जाकर गिरता है। इनकी हालत बहुत खराब है, जबकि पू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेस को उठाकर ले जाता है। इसके बाद इसकी सर धड़ से अलग करके मारिया को दिखाता है। फिर आती है मारिया की बारी, लेकिन इसे नुकसान पहुंचाने से पहले ही क्रिस्टोफर रॉबिन गाड़ी से पू को ठोक देता है। रॉबिन को लगता है कि शायद पू की काम तमाम हो चुका है। वो मारिया को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। वो चल नहीं पा रही होती, जबकि दूसरी तरफ पू, जिसे इस एक्सीडेंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो इन्हीं की तरफ आ रहा है। रॉबिन उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो मारिया को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। कहता है कि उसकी दुश्मनी उससे है, क्यों ना वो उसकी जान ले ले, लेकिन मारिया को जाने दे। लेकिन फिर भी पू उसके सामने ही मारिया की गला काट देता है। वो सिर्फ यही तक नहीं रुकता, बल्कि वो उसके सामने ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि उसे इंसानों से कोई लगाव नहीं है। पू मारिया के शरीर पे चाकू मारता रहता है, जबकि रॉबिन रोता हुआ यहाँ से भाग जाता है। तो समझे मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपने किसी भालू को भूखा छोड़ा तो उसका रिवेंज वेगन नहीं होने वाला। विनी द पू ब्लड एंड हनी ने हमें दिखाया कि बचपन की यादें भी कभी कभी आपकी लाश के बगल में खड़ी हो सकती है। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और नप्पू के अगली शिकार आप होंगे।